फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लेसन नंबर 9 है उसकी शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि ताम्र पाषाण युग या फिर ताम्रयुगीन संस्कृति जो है उसके बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ पर भारत में निवास करते हैं ना। एक मैप भी दिया हुआ है, अगर आप बुक में देखोगे तो उस मैप में कुछ लोकेशन दी हुई है ताम्रपाषाण युग की, उसके बारे में हमने पढ़ा था। राइट फ्रेंड्स, तो ताम्रपाषाण युग जो थे उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस चीज़ के बारे में हम अब तक पढ़ चुके थे। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक है वो फिनिश कर दें। राइट, कालानुक्रमिक रूप से मैं देखें तो भारत में कई ताम्रपाषाण बस्तियों की श्रृंखलाएं हैं। कुछ हड़प्पा पूर्व की है, बाकी हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है। फिर भी कुछ उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद की भी है। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं ये हड़प्पा संस्कृति है। क्या है हड़प्पा संस्कृति? जिसको अपन क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन संस्कृति। इस हड़प्पा संस्कृति से पहले की भी कुछ ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ हैं, है ना। इस हड़प्पा जो संस्कृति उस काल के समय की भी कुछ ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ हैं और कुछ ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ इस हड़प्पा संस्कृति के बाद की भी है। अब ये क्यों है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, है ना, कि आपको एक ऐसी रेखा नहीं खींच सकते हो जिसके पहले वाले के लिए आप बोलो कि ये ताम्रयुगीन संस्कृति और उसके बाद वाले के लिए बोलो ये कांस्ययुगीन संस्कृति है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ताम्रयुगीन संस्कृति को कांस्ययुगीन संस्कृति में बदलने के लिए कुछ समय लगा। वो समय हजारों साल भी हो सकते हैं ना। और कुछ ऐसे स्थल थे जो ताम्रयुगीन संस्कृति में ही रहे, जबकि भारत के कुछ क्षेत्रों में कांस्ययुगीन संस्कृति आ गई थी फिर भी। तो इसीलिए ये जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों जो है कुछ स्थल जो है ताम्रयुगीन स्थल हड़प्पा के पहले के थे, क्यों कुछ स्थल बाद के थे और क्यों कुछ स्थल जो है वो हड़प्पा संस्कृति के समय के ही थे, है ना। तो वही ये बात बताई गई है। हड़प्पा क्षेत्र के कुछ स्थलों पर हड़प्पा पूर्व चट्टानी परतों को अव्यवस्थित परिपक्व शहरी सिंधु सभ्यता से अलग बताने के लिए उन्हें प्रारंभिक हड़प्पन कहा गया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल ऐसे हैं जिन्हें प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, जो कि वास्तव में क्या है, ताम्रयुगीन संस्कृति, विकसित ताम्रयुगीन संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार राजस्थान में के कालीबंगा और हरियाणा के बनमाली में हड़प्पा पूर्व चरण स्पष्ट रूप से ताम्रपाषाण कालीन है। मतलब दो स्थल हैं, एक राजस्थान का स्थल है और एक है हरियाणा का, है ना। राजस्थान का एक स्थल है कालीबंगा, राजस्थान में स्थल है कालीबंगा, और हरियाणा का स्थल है बनमाली। ये दोनों स्थल है, ये क्या है, हड़प्पा के स्थल है, लेकिन ये जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति जो है उसको इंगित करते हैं। पाकिस्तान के सिंध में कोट दीजी के साथ भी ऐसा ही है। यानी पाकिस्तान में एक क्षेत्र है कोट दीजी, वहां पर भी ऐसा ही है कि वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की ओर, यानी पाकिस्तान में भी एक स्थान है कोट दीजी। क्या है? कोट दीजी। ये जो कोट दीजी है वो भी जो है वो कोट दीजी जो है वो भी एक ताम्रयुगीन संस्कृति की ओर इशारा करता है। मतलब ये जो है वो ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष जो है इन क्षेत्रों में पाए गए हैं, जबकि ये हड़प्पा कालीन स्थल है फिर भी, है ना। उत्तरी और पश्चिमी और मध्य भारत में हड़प्पा पूर्व, उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाण संस्कृतियां तथा हड़प्पा के साथ उसके सहसंबंध पाए जाते हैं। मतलब आप उत्तरी भारत में, आप पश्चिमी भारत में और आप मध्य भारत में देखोगे तो बहुत सारे ताम्रयुगीन स्थल ऐसे हैं जो हड़प्पा के साथ, है ना, हड़प्पा के साथ, हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के बाद जो है बहुत सारे ताम्रयुगीन स्थल जो है आपको उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर बात कही गई है। अनुमानतः 2000 वर्षों से ईसा पूर्व 1800 ईसा पूर्व तक की कयत संस्कृति इसका एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया भी गया है, एक कयत संस्कृति, अभी पहला पढ़ा था हमने। ये जो कयत संस्कृति है वहाँ पर आपको तीनों ही पूर्व और बाद के और हड़प्पा समय के दौरान के जो है अस्तित्व या अवशेष आपको मिलेंगे, जो कि हड़प्पा संस्कृति के अंत तक बनी रही थी। जब हड़प्पा संस्कृति जब खत्म हुई थी उस समय भी ये जो कयत ताम्रयुगीन संस्कृति थी, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी, वो मौजूद थी। यानी हड़प्पा के अंत तक भी ये जो ताम्रयुगीन संस्कृति है वो मौजूद थी। तो ये बात ये जो
बताना चाह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो ताम्रयुगीन संस्कृति थी वो हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के दौरान और हड़प्पा के बाद तीनों ही समय में मौजूद थी। राइट। मिट्टी के बर्तनों में कुछ हड़प्पा पूर्व तत्व मौजूद है, परंतु इनमें हड़प्पा का भी प्रभाव है। वही बात, ताम्रयुगीन संस्कृति के कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे हैं जिसमें हड़प्पा के समय के दौरान के जो गुण हैं वो भी मौजूद हैं और उसके पूर्व के गुण भी मौजूद हैं। इन क्षेत्रों के कई उत्तर हड़प्पा या ताम्र पाषाण संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति के उत्तर शहरीकरण काल से प्रभावित थे। राइट। कई अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी है जो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है। यानी मैंने बताया ना, कुछ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां ऐसी है जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है, वो एकदम ही अलग है। कुछ ऐसी है जो उससे संबंधित है और कुछ ऐसी है जो उसके बाद की है। राइट। हालांकि वे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की तुलना में अल्पकालीन है। अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए ही रही। नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति को गैर हड़प्पन संस्कृति माना जाता है। मतलब ये जो नवदा टोली, जो एरन और जो नगदा है वो मालवा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में, जो मध्य भारत में पाई जाती थी, वो गैर हड़प्पन संस्कृति है। मतलब उसका संबंध जो है वो हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल भी नहीं है, है ना। जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है के साथ भी ऐसा ही है, वो भी हड़प्पन संस्कृति से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, जिसमें विदर्भ और कोंकण के कुछ हिस्सों के अलावा पूरा महाराष्ट्र शामिल है। राइट। किसमें? जोरवे संस्कृति में। मैंने अभी बताया था आपको मैप से, मालवा संस्कृति तो यहाँ हो गई, जोरवे संस्कृति यहाँ हो गई। ये भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल स्वतंत्र थी। भारत के दक्षिण में और जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर जो ताम्र पाषाण संस्कृति थी वो हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। मतलब ये जो संस्कृतियाँ थी ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ, वो हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल ही अलग थी। उनकी जो विशेषता है वो बिल्कुल ही अलग थी। मिक्सर कहाँ थी? मिक्सिंग, यानी हड़प्पन संस्कृति और ताम्रयुगीन संस्कृति का मिक्सर कहाँ था? इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में मिक्सिंग थी, है ना। बाकी इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में बिल्कुल ही विभिन्न थी। ये भारत है अगर, है ना। दक्षिणी भारत में वे निश्चित रूप से नवपाषाण बस्तियों के क्रमिक विकास में पाई जाती है। विंध्य क्षेत्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं थी। वही बताया, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जो है ना बिहार का क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियाँ थी वो हड़प्पन संस्कृति से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी। राइट। जाहिर है कि विभिन्न प्रकार की हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण संस्कृतियों ने सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान तथा अन्य जगहों के कृषकों यानी अन्य जगहों में कृषकों के समुदाय के प्रसार को बढ़ावा दिया और हड़प्पा की शहरी सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त स्थितियों का निर्माण किया। मतलब जो हड़प्पा के जो पूर्व की जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, उन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों ने जो हड़प्पा संस्कृति है उसके लिए एक मार्गदर्शक का काम किया। क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें हम क्या देखते हैं, एक अच्छी कृषि की जाती थी, है ना, जो अच्छे से शहरीकरण सभ्यता थी। तो वो सब चीज़ें किससे स्टार्ट हुई? वो सब चीज़ें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो थी उसी से जो वो स्टार्ट मानी जाती है। सिंध में अमरी और कोट दीजी, राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ तक कि गणेश्वर का भी उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ ताम्र पाषाण कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ से बने मैदानों की तरफ चले गए थे। उन्होंने काश्य की कारीगरी सीखी और शहरों की स्थापना करने में सफल रहे। यानी कुछ जो अर्थशास्त्र, जो कुछ जो इतिहासकार है, कुछ जो पुरातत्वविद हैं, वो ये मानते हैं कि जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के जो लोग थे वो जब बाढ़ आ गई थी इन ताम्र पाषाण कालीन स्थल में, तब ये जो लोग थे वो क्या हुए, हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उनकी तरफ प्रसार हो गए। और जब ये ताम्र पाषाण कालीन जो लोग थे, जो तांबे के कार्य में कुशल थे, वे लोग जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसकी तरफ पलायन कर गए और वहाँ पर उन्होंने कांसा, जो हड़प्पा सभ्यता है जिनकी विशेषता है कांसा की औजार है, वो उन्होंने कांसा के औजार बनाने सीखे, कांसा पर काम करना सीखा और वो इसी क्षेत्र में जो हड़प्पन संस्कृति है उसमें वो बस गए। राइट। मगर यानी मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो काश्य युगीन संस्कृति के जो ताम्र युगीन संस्कृति के जो लोग हैं, यानी जो ताम्र युगीन संस्कृति के जो लोग हैं वो आपदा के समय कहाँ शिफ्ट हो गए?
हड़प्पा सभ्यता की तरफ शिफ्ट हो गए। और पहले वो किस में निपुण थे? तांबे के कार्यों में निपुण थे। अब इन्होंने क्या सीख लिया? कांसे के कार्य सीख लिए। बस यही लाइन कहना चाहते हैं। कुछ काम मध्य गंगा घाटी के ताम्रपाषाण स्थलों पर किया गया है, जहाँ 138 स्थल पाए गए। यानी मध्य गंगा घाटी में, यहाँ पर मध्य गंगा घाटी में भी 138 के लगभग ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है अपने को मिले हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या बड़ी नहीं है, क्योंकि बड़ी नहीं है मतलब यहाँ पर और ज़्यादा स्थल मिलने चाहिए थे अपने को, क्योंकि कितना बड़ा क्षेत्र है मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, फिर भी यहाँ पर केवल और केवल 138 स्थल ही मिले, जबकि ज़्यादा मिलने चाहिए थे। तो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी संख्या नहीं है। इससे ज़्यादा स्थल तो अपने को कहाँ पर मिल गए हैं? भारत के दूसरे, यानी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहाँ पर मिल गए हैं ताम्रकालीन स्थल। इससे ज़्यादा तो अपने को यहाँ पर मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। जबकि हमें दक्षिणी भारत में 554 नवपाषाणकालीन स्थल मिले। मतलब यहाँ पर 854 अपने को नवपाषाणकालीन जो स्थल है वो मिले हैं। सभी 138 स्थलों में उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी तक 14 स्थलों की खुदाई हुई है, और यहाँ तांबे का इस्तेमाल नगण्य ही मिलता है। भले ही ये लोग बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर थे, ताम्रपाषाण बस्तियां पहाड़ियों से सटे नदी तट और ऊपरी क्षेत्र तक ही सीमित थी। मतलब ये जो ताम्रपाषाण सभ्यता थी वो भी पहाड़ों के किनारे, नदियों के किनारे, पठारों पर ही स्थित थी। पूरी तरह से समतल मैदानी क्षेत्रों में बड़े आकार की बस्तियां लोह युग से पहले की नहीं है। यानी जो मध्य गंगा घाटी का जो मैदान है, ये उस मध्य गंगा घाटी में जो पूरी तरह से जो समतल है ना, जो पूरी तरह से जो समतल लोह युगीन सभ्यता में ही ये जो है वो स्टार्ट हुए। पूरी तरह से जो परिपक्व आकार की जो बस्तियां हैं वो लोह युगीन सभ्यता में ही स्टार्ट हुए, क्योंकि लोह युग आने से क्या हुआ? जंगलों का सफाया जो है आसानी से किया जाने लगा। यानी पूरी तरह से समतल मैदानी क्षेत्रों में बड़े आकार की बस्तियां जो है, पूरी तरह से समतल मैदानी आकार मतलब गंगा के जो मैदानी इलाके, वहाँ पर जो बड़े आकार की बस्तियां हैं, बड़े बड़े आकार की जो बस्तियां हैं, वो कब स्टार्ट हुई? लोह युग जब स्टार्ट हुआ था। यानी लोह युग, जब ताम्र युग के बाद क्या आएगा? कांस्य युग, और कांस्य युग के बाद क्या आएगा? लोह युग। जब लोह युग स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही जो बड़े बड़े नगर, जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं, वो जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, वो इन समतल मैदानी भागों में स्टार्ट हुई। मध्य गंगा क्षेत्र के ताम्रपाषाण स्थल और पश्चिमी बंगाल के स्थल ईसा पूर्व 1500 से लेकर 700 या फिर इसके बाद के हैं। यानी सबसे नए क्षेत्र हैं। कौन से? जो ताम्रपाषाण स्थल है मध्य गंगा क्षेत्र में। पांडु, राजर, दिबी और महिषदल पश्चिम बंगाल के 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं। मध्य तथा निम्न गंगा क्षेत्र के इन सभी स्थलों ने अधिकतर पत्थर के औजार और कम तांबे के औजार के इस्तेमाल किए। बाद में तांबा विरले ही प्रयोग में था। हालांकि मछली फंसाने के हुक, कुछ जो हुक जो है वो तांबे के पाए जाते थे। मतलब अब वो कहाँ शिफ्ट हो गए? तांबे से कहाँ शिफ्ट हो गए? कांसे पर शिफ्ट हो गए। कौन? जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? कांसे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। राइट। मध्य और पश्चिमी बंगाल में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ ईसा पूर्व 1200 या उसके बाद गायब हो गई। राइट। धीरे धीरे ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ क्या हो गई? ईसा पूर्व 1200 से लेकर धीरे धीरे क्या होने लगी? गायब होने लगी। और क्या आने लगी इसके स्थान पर? कांस्य युगीन संस्कृतियाँ जो है वो आने लगी। केवल जोरवे संस्कृति ईसा पूर्व 700 तक जारी रही। भारत के कई हिस्सों में ताम्रपाषाणकालीन काले और लाल बर्तन ईसा पूर्व दूसरी सदी के ऐतिहासिक काल तक थे। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अंत और मध्य एवं पश्चिमी भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक संस्कृतियों के उदय के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों तक एक बड़ा अंतर था। मतलब ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो है वो अलग अलग जगहों पर जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं उनका जो अंत है वो अलग अलग समय पर हुआ, और उनका जो अंत है वो अलग अलग समय के होने के साथ ही वो अलग अलग समय पर उनकी जो विशेषता थी उनमें क्षेत्रीय विशेषता भी जो है वो मौजूद थी। राइट फ्रेंड्स। ईसा पूर्व 1200 के आसपास बारिश के स्तर में गिरावट के कारण पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों का क्षरण हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे बस्ती जो बारिश है वो कम होती गई, वैसे वैसे लोग क्या हुए, जहाँ ज़्यादा बारिश होती थी उधर की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो ये जो ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे नष्ट होने लग गई, है ना।
लेकिन पश्चिमी बंगाल और मध्य गंगा क्षेत्रों में वे लंबे समय तक जारी रही क्योंकि वहाँ पर अच्छी बारिश होती थी, है ना। तो ये जो राजस्थान वाला इलाका है, ये जो जो गुजरात वाला जो सूखा क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र वाला उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर धीरे धीरे ये बस्तियाँ गायब होने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा की मात्रा जो है वो कम होने लगी। संभवतया पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाणकालीन लोग सूखे मौसम में काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में खनती यानी खुदाई या जुताई का औजार के सहारे लंबे समय तक निर्वाह करने में असमर्थ थे। मतलब जैसे 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 बारिश जो कम होने लगी, उस कम बारिश होने की जो ज़मीन थी, जो मिट्टी थी, वो क्या होने सख्त होने लगी और इस सख्त मिट्टी को खोदना उनके लिए मुश्किल होने लगा। इसीलिए वे जो लोग हैं, ताम्रपाषाण कालीन जो लोग हैं, वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होने लगे या फिर वो शरण होने लगे, या फिर उनका शरण होने लगा, या फिर शिफ्ट कहाँ होने लगे, वो हड़प्पा सभ्यता की ओर जो यहाँ पर शिफ्ट होने लगे वो, राइट। क्योंकि सूखे मौसम में जमीन को जोतना मुश्किल होता था, जबकि लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खास तौर से पूर्वी भारत में लौह युग के आते ही उसी समय ताम्रपाषाण युग या संस्कृति के जीवन स्वरूप को अपना लिया गया, जिसने धीरे धीरे लोगों को पूरी तरह से खेती और समाज में बदल दिया। किसने? लौह युग आते ही। मध्य गंगा के समतल मैदानों की ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में भी यही बात लागू होती है। इसी तरह दक्षिणी भारत में कई जगह लोहे के इस्तेमाल से ताम्रपाषाण संस्कृति मेगालिथिक संस्कृति में तब्दील हो गई। मतलब दक्षिणी भारत में भी जैसे जैसे लोहे का इस्तेमाल होने लगा, लोह युग आने लगा, वैसे वैसे ये जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, जो मेगालिथिक संस्कृतियाँ हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गई? नष्ट हो गई, यानी धीरे धीरे गायब हो गई। और उनकी जगह किसने ले ली? आने वाले जो नई संस्कृतियाँ हैं, उन्होंने उनकी जगह ले ली, राइट। तो ये जो बिंदु है वो इस पाठ का ख़त्म होता है। ये थोड़ा बड़ा बिंदु था, पर इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला चीज़ नहीं थी, केवल समझने वाली चीज़ थी। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ताम्रपाषाण युग क्या है, उसको सब कुछ समझ में आ गया। वो कुछ भी लिख देगा एक बार, है ना, और उसको समझ में भी आ जाएगा। ताम्रपाषाण युग क्या क्रम चल रहा है। शुरू में हमने पत्थर से यूज़ किया था, शुरू किया था, और वो धीरे धीरे पत्थर से तांबे पर आया, तांबे से हम कांसे पर जाएंगे, कांसे से लोहे पर जाएंगे, है ना। तो बस ये चरण है। अब जिसने इसको समझ लिया, उस वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको अटेंड कर लेगा। लेकिन जिसने केवल याद करने पर फोकस किया, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बोली थी कि यूपीएससी में अगर आप याद करने बैठोगे तो कब तक याद करोगे और कितना याद करोगे। लेकिन अगर समझने बैठोगे तो समझ जाओगे अगर चीज़ों को, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर देने में समर्थ हो जाओगे, राइट। तो याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। हाँ, याद करने वाली चीज़ों को याद करना पड़ता है, लेकिन उसको भी बार बार अध्ययन करने से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। अब इस अध्याय का जो दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरा जो बिंदु है, वो है ताम्रपाषाण युग का महत्व क्या था। ताम्रपाषाण युग, अपन ने इतना ताम्रपाषाण युग किया, अब इस ताम्रपाषाण युग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इस ताम्रपाषाण युग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम इस बिंदु में समझेंगे, राइट। जलोढ़ समतल मैदानी इलाकों और घने जंगलों के क्षेत्रों को छोड़कर ताम्रपाषाण संस्कृतियों के निशान लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। मतलब गंगा नदी का जो आसपास का जलोढ़ समतल इलाका था, उस क्षेत्र को छोड़कर भारत के लगभग हर क्षेत्र में जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं मिलते हैं गंगा के क्षेत्र में? क्योंकि यहाँ तो अभी क्या है, जंगल है। इन जंगलों को कौन काटेगा? इन जंगलों को लोग काटेंगे। कब काटेंगे? जब उनके पास ऐसे हथियार होंगे जो हथियार इन जंगलों को काट सके। पर अभी तक तो उन्होंने तांबे की खोज की है, और तांबा इतना अच्छी धातु तो नहीं है जो जंगलों को काट सके। तो फिर आगे क्या आएगा? फिर लोह युग आएगा, एक आएगा लोह युग, और लोहे में इतनी ताकत है कि वो जंगल को काट सकता है। और जैसे ही लोह युग आएगा, लोगों ने इन गंगा नदी के जो आसपास के इलाके हैं, उन जंगलों को काटना शुरू करेंगे, और जैसे ही इनको काटेंगे, ये कृषि योग्य भूमि बन जाएगी और लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे सभ्यता बनने लगेगी। तो ये लोह युग कब आएगा? जब वैदिक काल आएगा। जब वैदिक काल आएगा, है ना, जब मगध साम्राज्य आएगा, तब आएगा लोह युग। हड़प्पा में भी अपन यहाँ पर ही रहेंगे, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ही रहेंगे, क्योंकि वो तो काशी युगीन सभ्यता थी, और कांसे में इतनी ताकत नहीं है कि वो जंगल को काट दे। इसीलिए लोह युगीन में अपन इधर बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि जलोढ़ समतल मैदानी इलाकों और घने
जंगलों के क्षेत्रों को छोड़कर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों के निशान लगभग पूरे भारत में मिलते हैं। मध्य गंगा क्षेत्र के जलोढ़ समतल मैदानों में कई ताम्रपाषाण स्थल पाए गए हैं, विशेषकर झील या नदियों के प्रयाग के आसपास। इस चरण में ज़्यादातर लोगों ने ऐसी नदियों के किनारों पर ग्रामीण बस्तियों की स्थापना की जो पहाड़ियों के निकट थी। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने क्यों पहाड़ियों के निकट और नदियों के जो किनारे हैं वहाँ पर जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की स्थापना की, क्योंकि उन्हें चाहिए पत्थर और तांबा, इसीलिए उन्होंने ऐसे स्थल इन चीज़ों के किनारे बनाए। इस चरण में ज़्यादातर लोगों ने ऐसी नदियों के किनारों पर ग्रामीण बस्तियों की स्थापना की जो पहाड़ियों के निकट थी। जैसा कि पहले कहा गया है कि उन्होंने तांबे के औजारों के साथ साथ माइक्रोलिथ और पत्थर के अन्य औजारों का इस्तेमाल किया, और वो पत्थर जो थे उन्हें कहाँ मिले, इन नदियों और जो पहाड़ है उनके आसपास। ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकतर लोग तांबा गलाने की कला जानते थे। मतलब जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के लोग थे उन्होंने तांबे को गलाने के लिए जो टेम्परेचर होता था उन्होंने वो पैदा कर लिया था, और उस टेम्परेचर से वो तांबे को गलाने की कला को सीख गए थे, और वो गले हुए तांबे को आवश्यकता अनुसार औजार बनाने की सक्षम हो गए थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण युगीन समुदायों ने चौक पर तैयार काले और लाल बर्तन बनाने का इस्तेमाल किया। चौक पर बने मतलब बर्तन बनाने के लिए जो कुम्हार द्वारा चौक यूज़ किया जाता है, उस चौक पर जो है वो सभी लगभग बर्तन जो है काले लाल रंग के बने होते थे। पहले पूर्व कांस्य चरण के विकास को देखते हुए हम पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले चित्रित बर्तनों का इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसे बर्तन जिस पर चित्र बने हुए थे वे, उनके बर्तन खाना पकाने, खाने पीने और भंडारण के लिए होते थे। मतलब वो बर्तन जो है कहाँ यहाँ पर यूज़ आते थे वो उन्होंने बताया है। उन्होंने लोटा और थाली दोनों का इस्तेमाल किया। दक्षिणी भारत में नवपाषाण काल सहजता से ताम्रपाषाण काल में प्रवेश कर गया, इसीलिए इन संस्कृतियों को नवपाषाण ताम्रपाषाण कहा जाता है। मतलब दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल था वो कैसे मिक्स हो गया इस ताम्रपाषाण काल में, वो बताया है। इसीलिए आप दक्षिणी भारत में बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ पर नवपाषाण काल के और ताम्रपाषाण काल के दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए उन स्थल को कहा जाता है नवपाषाण। इसीलिए उन स्थल को कहा जाता है नवपाषाण ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण ताम्रपाषाण काल मतलब ऐसा काल जहाँ पर नवपाषाण काल के और ताम्रपाषाण काल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है नवपाषाण ताम्रपाषाण काल, राइट। अन्य भागों में विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण युगीन लोगों को उपनिवेशवादी माना गया। उपनिवेशवादी मतलब जो बाहर से आते हैं वो। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाण कालीन जो लोग थे ना, उनको उपनिवेशवादी माना जाता है। उपनिवेशवादी मतलब वो बाहर से आए हैं यू। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य प्रदेश में थी, जैसे करहत और एरन में। पश्चिमी महाराष्ट्र में ये बाद में स्थापित हुई और बिहार और पश्चिम बंगाल में तो बहुत बाद में ये जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां है जो स्थापित हुई, राइट। ओके दोस्तों, ताम्रपाषाण युगीन समुदायों ने प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़े गांवों की स्थापना की और नवपाषाण युगीन समुदायों से बहुत अधिक अनाज उपजाए। मतलब जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ थी वो प्रायद्वीप भारत में मतलब यहाँ पर बहुत अधिक विकसित हुई, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गांव जो है वो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के अपने को मिले हैं। और ये जो अनाज उत्पादन करते थे उनकी मात्रा ज़्यादा होती थी उन लोगों के द्वारा उत्पादित अनाज से जो नवपाषाण काल में लोग उत्पादित करते थे। मतलब नवपाषाण काल में जितना लोग अनाज उत्पादन करते थे उससे भी ज़्यादा अनाज उत्पादन ताम्र युगीन संस्कृति के जो लोग हैं वो करते थे। विशेष रूप से उन्होंने पश्चिम भारत में जौ तथा गेहूं, दाल और दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल की खेती की। ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि गेहूं और जौ तो यहाँ उगाया जाता था और चावल और मछली जो है वो यहाँ उनका खाद्य पदार्थ था, है ना। उनके अनाज युक्त भोजन में मांसाहारी भोजन भी शामिल था। मतलब वो मछली का सेवन भी करते थे ना, शिकार करके भी भोजन करते थे। पश्चिमी भारत में अधिक मांसाहार किया जाता था। मतलब यहाँ पश्चिमी भारत में जो है वो ज़्यादा मांसाहार का जो है सेवन किया जाता था। लेकिन मछली और चावल पूर्वी भारत में आहार के महत्वपूर्ण तत्व थे। लेकिन मछली और चावल का जो सेवन है वो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार यहाँ पर किया जाता था।
पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक संरचनाओं के अवशेष पाए गए हैं। मतलब ये पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है वहाँ पर जो है वो ताम्रयुगीन संस्कृति के जो अवशेष हैं वो अधिक मात्रा में, वो जो संरचनाएँ हैं उनके अवशेष जो हैं वो अधिक मात्रा में अपने को मिले हैं। मध्य प्रदेश के कयथ और एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव में बस्तियां चारों तरफ से घिरी होती थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में चिरांद और पांडु राजर दीबी में ढांचों के अवशेष निम्न स्तर के थे जो गड़े खंभों और गोल घरों का संकेत देती हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि गोल घर किसके होते थे, है ना। ये जो गोल घर होते थे वो किसके होते थे और जो चौकोट घर होते थे वो किसके होते थे, ये यहाँ पर इन्होंने फिर से वही बताया है। महाराष्ट्र में मृत शरीर उत्तर पश्चिम की स्थिति में लिटाया जाता था, लेकिन दक्षिणी भारत में इसे पूर्व पश्चिम की दिशा में करके रखा जाता था। मैंने भी बताया था कि अगर मान लो जो ताम्रयुगीन संस्कृति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसका सर जो है उत्तर और पैर जो दक्षिण दिशा में रखे जाते थे उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिणी भारत में जो ताम्रयुगीन संस्कृति थी वहाँ पर हमें जो अवशेष मिले हैं वो ये बताते हैं कि जो मृत व्यक्ति जो होता था उसका जो सिर है वो पूर्व की दिशा में और जो उसके पैर है वो पश्चिम की दिशा में रखे जाते थे, समझे। तो ये है अंतर, थोड़ा बहुत मैंने बताया ना, कुछ क्षेत्रीय अंतर भी था, तो ये अंतर है। पश्चिमी भारत में व्यवस्थित कब्रगाह थी, लेकिन पूर्वी भारत में अव्यवस्थित और संकुचित कब्रगाह के रूप में दिखाई देती है। मतलब हमने ये तो पहले ही पढ़ा था कि वो किसी स्पेशल जगह के लिए, यानी कब्रगाह के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बनाते थे, वो घर के अंदर ही इन्हें दफनाते थे, राइट। लेकिन जो पूर्वी भारत है उसमें जो है अव्यवस्थित प्रकार की, यानी कुछ व्यवस्थित तरीके से जो कब्रगाह वो नहीं मिली है। लेकिन जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर जो कब्र है, जो कब्रगाह है वो कैसे मिली, एकदम व्यवस्थित तरीके से यानी बनाई गई मिली है, राइट। राइट दोस्तों, ये तो है ताम्रयुग संस्कृति का महत्व क्या था, है ना दोस्तों। सिंपल सा है, क्या क्या महत्व था इसका, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी वो अपन ने इसमें पढ़ी। अब जो अगला बिंदु है वो है ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की सीमाएं क्या थी। क्या है अगला बिंदु, ताम्र पाषाण संस्कृतियों, ताम्र पाषाण संस्कृतियों की सीमाएं क्या है। सीमाएं मतलब लिमिट्स। ताम्र पाषाण संस्कृतियों की सीमाएं क्या है, राइट। ताम्र पाषाण कालीन लोग मवेशी, भेड़ तथा बकरियां पालते थे, यानी पशुपालक थे, और उन्हें आंगन में बांधते थे। अपने घर का जो आंगन होता था वहां पर इन्हें बांधते थे, जैसे आज भी गांव में देखोगे आप बंधे होते हैं। संभवतः पालतू जानवरों का उपयोग खाने के लिए होता था, यानी पालतू जानवर किसके लिए होते थे, उन्हें खाने के लिए होते थे, और दूध तथा गव्य उत्पादों के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। मतलब आज जैसे अपन गाय से दूध निकालते हैं और जो उनसे अलग अलग उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनके लिए जो है पहले इनका इस्तेमाल नहीं होता था। पालतू जानवर का इस्तेमाल वो किसके लिए करते थे, मांस उत्पादन के लिए करते थे। किसके लिए करते थे, मांस उत्पादन के लिए करते थे। आज जैसे अपन गाय का उत्पादन दूध उत्पादन के लिए करते हैं, है ना। भेड़ का उत्पादन क्यों करते हैं, दूध उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए। ऊंट का उत्पादन यानी यूज क्यों करते हैं, यानी दूध उत्पादन के लिए। लेकिन पहले जो है उन जानवरों का उपयोग जो है मांस उत्पादन के लिए किया जाता था। कबीलाई लोग जैसे कि बस्तर में गोंड, बस्तर मतलब जो कबीलाई लोग रहते थे, बस्तर मतलब जो झारखंड का इलाका है, झारखंड छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है बस्तर, वहाँ पर एक गोंड जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। बस्तर क्षेत्र में जो गोंड जनजाति रहती है वो कबीलाई लोग हैं। वो मानते हैं कि दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए होता है, इसीलिए वे उनका दूध नहीं दूहते थे। मैंने अभी बताया ना कि जो पशु पालते थे उनका जो उपयोग है वो दूध के लिए तथा अन्य उत्पाद के लिए नहीं करते थे। वो केवल और केवल उनका जो यूज़ है वो मांस उत्पादन के लिए करते थे, क्योंकि उन कबीलाई लोगों का ये मानना था कि जो पशु का जो दूध होता है केवल और केवल उनके बच्चों के लिए होता है, हम इनका दूध जो है वो उपयोग नहीं कर सकते हैं, राइट। फलतः ताम्रपाषाण युगीन लोग जानवरों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। मतलब ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो जानवरों का पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते थे। पूरी तरह से यूज़ करने का मतलब है अगर वो उस जानवरों का दूध भी निकालते उसे यूज़ करते हैं ना, अगर भेड़ की ऊन भी वो निकालते उसे यूज़ करते हैं ना, अगर तो क्या होता, तो होता कि पूर्ण रूप से यूज़ करना।
जैसे आज अपन नहीं करते, गाय का दूध उत्पादन भी करते हैं, उसे गोबर जो मिलता है उसे अपन खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं ना। जो गाय का जो दूध मिलता है उसे अन्य उत्पाद भी बनते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, पूर्ण उपयोग हो गया। पूर्ण उपयोग का मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। लेकिन पहले जो थे वो पूर्ण उपयोग नहीं करते थे, केवल उनको किससे मतलब था, मांस से मतलब था, जो पालतू जानवर से वह प्राप्त करते थे, राइट। इसके अलावा काले कपास उपजाने वाले भूमि क्षेत्र में रहने वाले मध्य तथा पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण युगीन लोग व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करते थे। मतलब जो कपास उपजाने वाले जो भूमि क्षेत्र है मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत के जो ताम्र युगीन संस्कृतियाँ है वो खेती भी इतनी नहीं करती थी। वो ज़्यादातर क्या करते थे, पशुपालन ही किया करते थे। ताम्रपाषाण स्थल पर न तो कुदाल पाया गया है, न कोई हल जैसा कोई उपकरण मिला है। यानी इन ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में खेती के प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें न तो कुदाल मिली है, न कोई हल का कोई जैसा उपकरण मिला है। खुदाई के लिए या जोतने के लिए जिस खंती या हल का प्रयोग होता था उसका वजन बढ़ाने के लिए सुराखदार पत्थर की चक्की बंधी होती थी। मतलब ये जो हल होता है, इस हल का यानी हल क्या होना चाहिए, इस क्षेत्र से भारी होना चाहिए ताकि वो जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई पर जा सके। तो उस समय लोग क्या करते थे, इस क्षेत्र को भारी बनाने के लिए एक गोल पत्थर लेते थे जिसके बीच में सुराख होता था। उस सुराख नुमा पत्थर को इस हल में घुसा देते थे ताकि ये क्या हो, यहाँ से भारी हो जाए। और जब हल यहाँ से भारी हो जाएगा तो क्या होगा, वो जमीन को अंदर से गहराई से जाकर क्या करेगा, खोदेगा। तो ऐसे प्रमाण अपने को मिले हैं। इसका इस्तेमाल खोदने, काटने तथा झूम खेती में किया जाता था, यानी हल का इस्तेमाल। ऐसी खुदाई वाली खंती की सहायता से खंगर मिट्टी या कड़ी मिट्टी में बुआई संभव थी। यानी जब ऐसा आविष्कार उन्होंने कर दिया था, जब हल पर उन्होंने पत्थर की जो बीच में जब छेद होता है उसको बांध कर उन्होंने ऐसा आविष्कार जब कर दिया था, तो जो कड़ी मिट्टी होती थी, जो कठोर मिट्टी होती थी, उसको भी आसानी से वो खोद सकते थे और उसका उपयोग कृषि उत्पादन या खाद्य उत्पादन के लिए कर सकते थे। काली मिट्टी पर गहन तथा व्यापक खेती के लिए लोहे के औजारों के उपयोग की आवश्यकता थी, जो कि ताम्रयुगीन संस्कृति में शायद ही कभी हुआ। मतलब ताम्रयुगीन संस्कृति में क्या था, लोहा तो था ही नहीं, केवल तांबा उपयोग था या फिर पत्थर का उपयोग करते थे। तो उनने जो लोहे की आवश्यकता होती थी वो उस लोहे की वो पूर्ति नहीं कर पाते थे। इस कारण से लोहे की जो आपूर्ति है वो आगे जो हम पढ़ेंगे लोहयुगीन सभ्यता, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने लोहे की खोज की और उस लोहे का उपयोग उन्होंने आगे नई संस्कृति लोहयुगीन संस्कृति के रूप में बसाया, राइट। पूर्वी भारत की लाल मिट्टी के क्षेत्रों में रहने वाले ताम्रयुगीन पाषाण युगीन लोगों को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मतलब भारत के जिस क्षेत्र में कठोर मिट्टी होती थी, जिसको हल से भी नहीं खोदा जा सकता था, जिसको खोदने के लिए केवल लोहे की आवश्यकता होती थी, उन क्षेत्रों में बसे लोगों की जो ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ थी उनके लिए थोड़ा जीवन कठिन था, क्योंकि उन्हें जो कठोर भूमि है उन्हें खोदने के लिए लोहे की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हो पाया था। इस कारण से यही बात ये कह रहे हैं कि भारत का जो पूर्वी भाग था, जो कठोर भाग था, जो भारत का दक्षिणी पठारी वाला भाग था, जो कठोर भाग था, उसको खोदने के लिए उन्हें लोहे की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय लोहा मौजूद नहीं था। तो ये बात जो इन्होंने यहाँ पर बताई। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के दफन से ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों की कमजोरी स्पष्ट होती है। खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था होने के बावजूद शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। मतलब बच्चों के जो कब्रें हैं वो अपने को ज़्यादा मिली। इससे क्या पता चलता है कि उस समय शिशु मृत्यु दर जो ज़्यादा थी, जबकि खाद्य उत्पादन जो था वो अच्छा होता था, फिर भी जो है जो शिशु मृत्यु दर ज़्यादा, यानी कुपोषण था उस समय। यूँ समझ लो उस समय जो है वो इतना खाद्य उत्पादन होता था फिर भी क्या था, कुपोषण था। क्योंकि बच्चों की हमने को क्या ज़्यादा कब्रें मिली है। बच्चों की ज़्यादा कब्रें मिलने का मतलब क्या है, बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, है ना। तो इसका मतलब ये क्या इशारा करता है कि खाद्य इतना उत्पादन होता था फिर भी कुपोषण था। यह कुपोषण चिकित्सा ज्ञान की कमी तथा महामारी के प्रकोप के कारण हो सकता है। यानी बता रहे हैं कि अपने को हल भी मिला है, अपने को गेहूं जो चावल के दाने मिले, मतलब इतनी चीज़ें मिली, इसका मतलब वो कृषि करते थे और अन्न उत्पादन भी इतना अच्छा था, फिर अपने को बच्चों की इतनी कब्रें क्यों मिली है। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो कुपोषण के कारण हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी अकाल के कारण हो,
या फिर हो सकता है कि वो किसी महामारी के कारण हो, है ना, क्या पता उस समय कोई महामारी आई हो, या फिर ये हो सकता है कि उस समय जो चिकित्सा सुविधा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, ये भी हो सकता है। बच्चे बीमार होते हो थोड़े से और उनकी मृत्यु हो जाती हो, कोई चिकित्सा ऐसी सुविधा नहीं थी, या फिर कोई महामारी आई होगी जिससे बहुत सारे बच्चे मर गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, ये अपन अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, किसी भी हाल में ताम्रपाषाण सामाजिक और आर्थिक पैटर्न ने लोगों में दीर्घायु को बढ़ावा नहीं दे सका। मतलब जो ताम्रयुगीन संस्कृति का जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो वो कृषि करते थे, इन चीज़ों के होने के बावजूद जो लोग थे वो ज़्यादा लंबी जीवन जो है वो ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते थे, और बच्चे जो है वो जन्म में ही ज़्यादातर मर जाते थे, ऐसा ये कहा गया है। राइट, समझे फ्रेंड्स। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की अनिवार्यता एक ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। मतलब ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इस दौरान तांबे की आपूर्ति सीमित थी। तांबा जो है वो आपूर्ति सीमित थी, केवल राजस्थान में खेतड़ी हो गया, कुछ कुछ क्षेत्र है जहाँ तांबे की जो है उत्पत्ति होती थी, इसीलिए वो ज़्यादातर किसके पाषाण यानी पत्थर के औजार ही बनाते थे। इस दौरान तांबे की आपूर्ति सीमित थी। यद्यपि हमें पूर्वी भारत में तांबे की खदान मिलते हैं, बिहार और पड़ोसी राज्यों में या के ताम्रपाषाण स्थलों में कुछ तांबे के औजार पाए गए हैं, और कुछ ताम्रपाषाण लोग मुख्य रूप से माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। मतलब वही मैंने जो अभी बताया कि भारत में जो तांबे की जो आपूर्ति थी वो कम थी। अब इस तांबे की कम आपूर्ति के कारण जो ताम्रयुगीन सभ्यता के जो लोग थे, जो ताम्रयुगीन सभ्यता के लोग थे, वो तांबे का यूज़ ना कर कर पत्थर का यूज़ या फिर माइक्रोलिथ पत्थर का यूज़ जो है वो औजार बनाने के लिए करते थे। राइट, समझे फ्रेंड्स। वैसे तांबे के बने उपकरण कम मजबूत होते थे। लोग तांबे के साथ टिन के मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे, और इस कारण कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे। यानी जब तांबा और टिन को आपस में मिलाया जाता है तो बनता है कांसा। और ये जो कला उन्होंने कब सीखी? हड़प्पा वासी ने सीखी ये कला। तांबे और टिन को आपस में मिलाने की कला सीखी हड़प्पा वासी ने। लेकिन जो ताम्रयुगीन सभ्यता के लोग थे उन्हें टिन को तांबे में नहीं मिलाना आता था, इसलिए वो कांसा नहीं बना पाए, और कांसा नहीं बना पाए तो वो जो है वो अच्छे औजार नहीं बना पाए, क्योंकि कांसा जो होता है वो तांबे से और ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि अपन जब उसमें टिन मिला देते हैं तो कांसा जो होता है वो तांबे से मजबूत हो जाता है, और मजबूत होने से उससे हथियार जो है, जो औजार हैं, वो और ज़्यादा जो है वो नुकीले और तीखे बनाए जा सकते हैं। कांस्य के औजारों ने क्रेट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में प्राचीन सभ्यताओं के उदय को सुनिश्चित किया। मतलब जो सिंधु घाटी के लोग थे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जो मिस्र के लोग थे, उन्होंने कांसे का निर्माण कैसे करते हैं, तांबे के साथ कैसे टिन मिलाते हैं वो सीख लिया था, और इसीलिए उन्होंने कांसे का निर्माण कर लिया और नई सभ्यता की एक शुरुआत हुई। राइट, ताम्रपाषाण युगीन लोग लिख नहीं सकते थे, न ही कांस्य युग के लोगों की तरह वे शहरी व्यवस्था में रहते थे। मतलब जैसे कांस्य सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता, उसमें लोग क्या रहते थे, हम आगे पढ़ेंगे, जो हड़प्पा के जो शहर मिले हैं वो इतने विकसित हैं, मतलब लोग जो है वो शहरों में रहा करते थे। लेकिन जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी उसमें किसी भी प्रकार के शहर के अवशेष नहीं मिले हैं। मतलब ताम्रयुगीन सभ्यता में शहरीकरण जो था वो नहीं था, है ना। और जो ताम्रयुगीन सभ्यता में लोगों को लिखना भी नहीं आता था, जैसे अपन हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे कि लोगों को लिखना आ गया था। हमें ऐसे साइन बोर्ड प्राप्त हुए हैं जहाँ पर मछली की आकृति का, जहाँ पर त्रिभुज की आकृति का ऐसे प्रतीक के रूप में कुछ लेखन के अभिलेख मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता से हमें कोई भी ऐसे अभिलेख नहीं मिले हैं। मतलब ये है कि ताम्रयुगीन सभ्यता के लोगों को लिखना नहीं आता था, और न ही उन्हें शहरीकरण के बारे में कोई जानकारी थी। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु क्षेत्र में पहली बार सभ्यता के ये सभी तत्व देखने को मिलते हैं। कौन से ये सभी तत्व? लिखने की कला वाले तत्व और कांसा कैसे बनाते वो वाले तत्व। यद्यपि भारत के एक प्रमुख हिस्से में मौजूद अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिंधु लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया। मतलब ऐसी बहुत सारी ताम्रयुगीन संस्कृतियां थी जो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के बाद की थी, या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी,
फिर भी उन्होंने, जो ताम्रयुगीन सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से जो ज्ञान था, जो कांसे बनाने का ज्ञान था, जो शहरीकरण बनाने का ज्ञान था, जो लिखने का ज्ञान था, वो इन ताम्रयुगीन सभ्यता के लोगों ने नहीं सीखा। जबकि बहुत सारी ताम्रकालीन सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और उसके बाद की थी फिर भी, राइट। तो ये यहाँ पर बताया गया है, राइट। समझ में आया? सिंपल सा टॉपिक है। इसको केवल वही है कि ताम्रयुगीन सभ्यता जो होती है उसको लंबे से लंबा खींच खींच कर लिखा गया है, जबकि अपने को समझना छोटा सा बिंदु है कि ताम्रयुगीन सभ्यता क्या होती है, ताम्रपाषाण युग इसे क्यों कहा जाता है, ये कहाँ कहाँ पर मिला है और इसकी क्या क्या विशेषता है, बस इतना सा समझना है। बस इसको खींच खींच के लेसन को लंबा किया गया है ना। बट आपको अगर इसका मूल तत्व अगर समझ में आ गया इस लेसन का तो काफ़ी है। एक और इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि तांबे के ढेर और गेरू रंग के बर्तनों का चरण। अब इस ताम्रयुगीन सभ्यता में अपने को तांबे के ढेर मिले, क्या मिले, तांबे के ढेर मिले, और गेरू रंग मतलब गहरा रंग के रंगे हुए बर्तन मिले, उनका चरण, यानी उनके बारे में ये इसमें बताया गया है। तांबे के ढेर और गेरू रंग के बर्तन का चरण, ये लास्ट बिंदु है इस पार्ट का, लेसन का, इस चैप्टर का, राइट। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, केवल पढ़कर सुनने जैसा है, राइट। पूरब में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर में उत्तर प्रदेश के विशाल इलाके में छल्ले, आदिम कुल्हाड़ी, कटार, तलवार, बर्छी, भाला और मानव मूर्ति मिलाकर 80 तांबे के ढेर मिले। मतलब ये जो क्षेत्र मैंने बताए हैं भारत के लगभग सभी भाग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो वहाँ पर अपने को तांबे के क्या मिले, ढेर मिले। और उस तांबे के ढेर में क्या क्या मिले हैं तो वो चीज़ यहाँ पर बताइए। सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के मुंगेरिया में है, यानी मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है गुंगेरिया। क्या है गुंगेरिया? ये एमपी में है। इस एमपी में जो है वो तांबे के सबसे बड़ा ढेर मिला है। मध्य प्रदेश में जो गुंगेरिया है वहाँ पर तांबे का सबसे बड़ा जो ढेर है अपने को ताम्रकालीन संस्कृति का अपने को मिला है, जिसमें 424 तांबे के औजार और हथियार और चांदी की 102 पतली चद्दरें पाई गई है। हालांकि तांबे का बहुत बड़ा ढेर गंगा यमुना के दोआब में जमा है। अन्य क्षेत्रों में तांबे की बर्छी, लंबी तलवारें, मानव मूर्तियां पाई गई है। इन कलाकृतियों ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की। उनका मतलब न केवल मछली पकड़ने, शिकार करने और लड़ने से था, बल्कि कृत्रिम और कृषि उपयोग के लिए भी था। मतलब ये जो तांबे के औजार मिले हैं अपने को, ये औजार केवल शिकार करने के लिए यूज़ नहीं थे। इन औजारों में अपने को ऐसे औजार भी मिले हैं, ऐसे फावड़े मिले हैं, ऐसे कुल्हाड़ी मिली है जो कृषि कार्यों को और उन्नति की तरफ ले जाने के लिए यूज़ आते थे, राइट। इससे ताम्रकार के उच्च तकनीकी कौशल और ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब जो ढेर अपने को तांबे के मिले हैं उसमें अपने को ऐसे ऐसे औजार मिले हैं जो टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई उसको बताते हैं, है ना। जैसे कि मिट्टी से बर्तन बनाने का चोक मिला है ना, अपन ने पहले पढ़ा था। यानी ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने विकसित कर ली थी जिससे वो चीज़ों को और आसान और जो अपना जो कर्म होता है उसको और आसान बना सकते थे। तो इससे हमें उस ताम्रकालीन संस्कृति जो थे उनकी तकनीकी के कौशल और उसकी जो ज्ञान है उनका अनुमान अपन इन तांबे के ढेर से मिली जो सामग्रियां उनसे लगा सकते हैं, राइट। आदिम गुमंतु कारीगरों की हस्तकला ऐसी नहीं हो सकती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर खुदाई में इन वस्तुओं में से कुछ गहरे रंग के बर्तन और मृदा संरचना खोजी गई है। एक जगह पत्थर के उपकरण के साथ साथ पकी ईंट के बिखरे हुए टुकड़े भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने तांबे के कुछ अन्य औजारों के साधनों का इस्तेमाल किया उन्होंने एक स्थायी जीवन को बसा दिया था। मतलब ये अब स्थायी भी रहने लग गए थे। कौन? जो ताम्रयुगीन संस्कृति के लोग थे वो अब स्थायी जीवन भी जीने लगे हैं, राइट। वे उन प्राचीन ताम्रपाषाण कृषकों और कारीगरों में शामिल थे जो दोआब के एक महत्वपूर्ण हिस्से में व्यवस्थित रूप से बसे थे। दोआब के ऊपरी हिस्से में गेरुए रंग के कई बर्तन पाए गए हैं, लेकिन झारखंड और इलाके के अन्य पठारी क्षेत्र में बिखरे तांबे के ढेर और राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में तांबे के कई सबूतों की खोज की गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर तांबे के बड़े बड़े से ढेर अपने को इस भारत के
अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। राइट। इस अवधि में गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति को 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में वैज्ञानिक तिथि श्रृंखला से 8 भागों में रखा जा सकता है। जब इस संस्कृति की बस्तियां गायब हो गई तो ईसा पूर्व 1000 के आसपास तक दोआब में ज़्यादा बस्तियां नहीं थी। हमें लोगों द्वारा काले और लाल रंग के बर्तनों के उपयोग से कुछ बस्तियों का पता चलता है, लेकिन उनके आवासीय जमाव इतने कम हैं और प्राचीन वस्तुओं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हम उनके सांस्कृतिक उपकरणों पर अलग से विचार नहीं बना सकते। मतलब कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जो अवशेष हैं वो इतनी खराब अवस्था में मिले हैं, इतनी जर्जर अवस्था में मिले हैं कि हम उससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो किस किस काल के हैं। हर हाल में दोआब के ऊपरी भाग में गेरू रंग के बर्तन बनाने वाले लोगों के आने से बस्ती की शुरुआत हुई होगी। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जोधपुर में 1.1 मीटर के सबसे बड़े गेरू रंग के बर्तनों के संग्रह का साक्ष्य मिला है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बस्तियां कहीं भी 1 शताब्दी से अधिक नहीं रह पाई। वे न तो बड़ी थी और न ही व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हुई स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के आने से किसी व्यापक क्षेत्र में जल जमाव के कारण मानव बस्तियां रहने लायक नहीं रह गई होगी। कुछ विद्वानों के अनुसार गेरू रंग के बर्तन नर्म तथा कमजोर होते थे और एक लंबे समय तक पानी में वे नहीं टिक सकते थे। मतलब ये बताते हैं कि जो ताम्रयुगीन संस्कृति है वो कैसे समाप्त हुई होगी, शायद बाढ़ से समाप्त हुई होगी। शायद ये भी कहते हैं कि शायद उन जगहों पर अपने को ये जो बर्तन है वो इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि वो जो स्थान है वो नम भूमि वाला स्थान है और नम भूमि में जो है इतने पुराने बर्तन जो है वो इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। ओसीपी लोग हड़प्पा के कनिष्क समकालीन हो सकते थे और उनके क्षेत्र को हड़प्पा से दूर नहीं किया गया, इसीलिए हम ओसीपी लोगों अरे यार राइट फ्रेंड्स, तो ओसीपी लोग हड़प्पा के कनिष्क समकालीन हो सकते थे और उनके क्षेत्र को हड़प्पा से दूर नहीं किया गया था, इसीलिए हम ओसीपी लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पा के लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान की उम्मीद कर सकते हैं। यानी जो ओसीपी के लोग हैं वो और हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं वो आपस में क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड मतलब लगभग दोनों जो हैं वो जो उनके जो अवशेष हैं वो लगभग अपने को सेम मिलते हैं। मतलब ये इसके पूर्व का चरण, हड़प्पा के जो पूर्व का चरण है वो ओसीपी। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये अध्याय ख़त्म होता है। इस अध्याय में आपको केवल एक समझना है कि ताम्रयुग संस्कृति क्या होती है और ताम्रपाषाण युग का मतलब क्या होता है। बस अगर आपको इतना सा समझ में आ गया बस वो काफ़ी है। इस अध्याय में बहुत ही लंबा खींच कर लिखा गया है, इतना लंबा मुझे नहीं लगता लिखना चाहिए था, है ना। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 में। यहाँ तक हमने जो है चैप्टर नंबर 9 तक अभी तक जो वीडियो उसमें हमने समझ लिया है। राइट फ्रेंड, तो सिंपल सा क्रम है। पाषाण काल है, पाषाण काल को हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ा है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर हमने ताम्र युग की बात की, ताम्र पाषाण काल की बात की, है ना। इस लेसन में हमने ताम्र पाषाण काल की बात की। जो फिर अगला जो अब आएंगे हम आएंगे काश्य युग में आएंगे, जो हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे, है ना। फिर हम आएंगे लौह युग में जब हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो एक क्रम है, अगर इस क्रम को अगर समझ लिया तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।